बारिशें ना होने के कारण जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए आज सभी पक्षियों ने परावास करने का फैसला कर लिया था। तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, उसकी बेटी, कौवी, कौवा और दूसरे पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब अपना जंगल छोड़ने के कारण उदास तो थे, मगर वो एक नया जंगल, एक नई दुनिया देखने जा रहे थे, इसलिए उनके दिल में इस बात की खुशी भी थी। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ ढूंढ लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया की नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित भी है और इस पर पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी। कौवे थे तो उनके साथी, मगर थे बहुत बुरे। चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ देखकर आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गोरी बहन, इस पेड़ पर तो मैं पहले आकर बैठी हूँ। इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है। सीधे से यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मुझे मार कर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी चिड़िया कमजोर थी, वो कौवे से लड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। पास ही चिड़िया को एक आम का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना हरा भरा तो ना था, मगर फिर भी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है। बेटी, इस पेड़ पर किसी का घर नहीं है, इसलिए ये सूखा हुआ है। हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और इसकी अच्छे से सेवा करेंगे, फिर ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वो सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले चिड़िया और उसकी बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती हैं और थोड़ा सा पानी अपने आम के पेड़ के लिए भी ले लेती हैं। चिड़िया जैसे ही पानी आम के पेड़ को देती है तो वो पेड़ बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अगर आप ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं भी आपको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चे थे। पड़ोसी कौवों ने अपने पेड़ से सारे पपीते तोड़कर खा लिए थे और अब उनकी नजर चिड़िया के आम के पेड़ पर थी। गोरी, चिड़िया का सूखा पेड़ हरा भरा हो गया है और तो और उस पर बहुत सारे आम भी लग गए हैं। अब चिड़िया खाएगी मीठे मीठे आम। ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी। जो भी हो, मैं चिड़िया को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुमने क्या सोच लिया कि ये पेड़ अब तुम्हारा हुआ? जब पिछली बार हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी, हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को हरा भरा किया है। हम इसे नदी से पानी ला ला कर डालते थे। छोटी बच्ची, तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब जो भी हो, मैं ये पेड़ आपको नहीं दूंगी, मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं।
गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो सो नहीं पाती और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थीं कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानो को बुला कर लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चलें, आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मगर बेटी, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी, चिंता ना करो, आप देखना, हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काटकर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। जैसे ही सुबह होती है, राजा के संतरी पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं कि जंगल के बादशाह ने उन सब पक्षियों को शाम अपने महल बुलाया है। पता नहीं राजा जी ने क्यों बुलाया होगा। आपको क्या लगता है, कहीं जंगल में कोई परेशानी ना हो? तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे राजा हमें किसी भी मसले में अकेला नहीं छोड़ते। शाम को जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में मेले पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कितने दिनों बाद हमारा कहीं जाने का प्लान बना है। पूरे 10 दिन हम वहाँ रह कर आएंगे। और कालू जी, तुमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, हमें हर झूले की टिकट लेकर देनी है। तुम्हें तो मैं जितना भी खुश रख लूं, कोई ना कोई ताना मार ही देती हो। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा
कि हम मेले पर जा रहे हैं। शाम को राजा जी ने अपने महल भी बुलाया है। पहले उनकी बात सुनेंगे, फिर कल जाएंगे। फिर शाम को सब पक्षी राजा के महल जाते हैं। पक्षियों, जंगल में 2-3 दिन में बहुत तेज तूफान और बारिशें आने वाली हैं। ये बारिशें पिछली बार से भी ज्यादा होंगी। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया था कि जिसका घर भी कच्चा है वो अभी अपना घर पक्का कर ले, ताकि बाद में आप सबको मुश्किल ना हो। राजा की बात सुनने के बाद पक्षी महल से बाहर आ जाते हैं। अभी तो हमने मेले पर जाने का प्लान बनाया था, इन बारिशों ने भी अभी टपकना था। अब तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा घर तो पहले ही कच्चा है। कल अपने घर को पक्का करेंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। रानो चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप महल क्यों नहीं आए? आपको पता है कि हमारे जंगल में तेज तूफान आने वाला है। हाँ रानो, मुझे पता है कि तेज तूफान आने वाला है और ये बात मैंने ही कल राजा को बताई थी। मैंने मौसम का अंदाज़ा लगाया और पता किया कि तूफान 2-3 दिन में आ जाएगा। लो जी, हम तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। कबूतर, तुम अब बुढ़े हो गए हो, खुद से कुछ ना कुछ बताते रहते हो। चलो गौरी, अब हम दोनों मेले पर जाने की तैयारी करते हैं। इस कबूतर ने तो पिछली बार भी यही कहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सच में तूफान आएगा। तुम सबको चाहिए कि अपने घोंसले पक्के कर लो। मैं भी मजबूत लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। कालू जी, हमें देर हो रही है, ये बुढ़ा कुछ भी बोलता रहता है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी घर जाकर पैकिंग करते हैं और मेले पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको पक्षी मिलते हैं जो अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे थे। दोनों कौवे रास्ते में सब पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं। फाख्ता बहन, तुम अपने से ज्यादा मजबूत लकड़ी काट रही हो, कहीं मर ही ना जाना। जाओ अपने घर जाकर आराम करो। बुलबुल, अब तू बुढ़ी हो गई है, अब अगर तूफान आ भी गया तो क्या फायदा, मर तो तुमने वैसे भी जाना है। और रानो, शक्ल से तो तुम नौकरानी लगती ही हो और आज काम भी नौकरानियों वाले कर रही हो। गोरी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हमें तंग मत करो। गोरी, अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो, देखना बाद में हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो तुम्हारा एहसास कर रही थी, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं, लगी रहो पागलों की तरह काम में। वो दोनों सबका मजाक उड़ाने के बाद मेले की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और अपने पक्के बांस के घर बना लेते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू मेले पर खूब मजा करते हैं। दूसरे ही दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना तेज था कि सारे पुराने और कच्चे घर टूट जाते हैं। उन घरों में कालू कौवे और गोरी कौवी का घर भी था। उनका घर तो पहले ही कच्चा था और तेज हवा के कारण वो सबसे पहले टूट जाता है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी मेले में मगन थे। वो इस बात पर गौर भी नहीं करते कि सच में उनके जंगल में कोई तूफान आया हो। जंगल में जिन पक्षियों ने अपने घर पक्के कर लिए थे वो अब आराम से अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा पूरे 10 दिन मेला देखते हैं और फिर जब जंगल वापस आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर तो सारे का सारा टूट गया है। हम वहाँ मौज मस्ती करते रहे और अब बेघर हो गए। तुमने ही ज्यादा जोर डाला था मुझ पर कि कबूतर तो फजूल बोलता है, उसकी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। कभी अपना कसूर मत निकालना। तुम्हारा खुद भी मेला देखने जाने का मन था। सारा पैसा तो झूले लेने और चीजें खाने में लुटा आए हैं, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। कौवों को पास ही फाख्ता का मजबूत बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? हम हैं फाख्ता बहन, हमें घर में आने दो। बाहर बहुत ठंड है और हमारा घर टूट गया है। अब तुम्हें मजाक नहीं सोच रहा। मेले पर जाने से पहले हमारी इतनी बुराई की तुमने। तुम्हें लगता है मैं अपना मजाक बर्दाश्त करके तुम्हें घर रख लूंगी? तो ऐसा नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों उदास होकर वहाँ से उड़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के घर के सामने जाते हैं। बुलबुल बुलबुल, हमें अपने घर में आने दो, बारिश बहुत तेज है, हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। कौन बुलबुल? वही बुलबुल जिसे तुमने कहा था कि मैंने वैसे ही मर जाना है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना बारिश से पहले मैं ही तुम दोनों को मार दूंगी।
फिर वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया मेरी बहन, प्लीज हमें अंदर आने दो। अगर जग्गू इतनी देर बाहर रहा तो बीमार हो जाएगा। नहीं, वापस चले जाओ, यहाँ से आए हो। तुम सबको तो पहले ही कहा था अपना नया घर बना लो, लेकिन तुम पर तो तब मेला देखने का भूत सवार था। रानो बहन प्लीज दरवाजा खोल दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। सॉरी रानो बहन, हमें आप सबका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम सब ने तब लापरवाही की और अब पछता रहे हो, लेकिन हम सब ने पहले ही अपने घर मजबूत बना लिए। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हो। हमें भी समय पर अपना हर काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया सास की 2 बहुएं थीं। बड़ी वाली बहू का नाम था रानो चिड़िया, जो बहुत दयालु थी। उसकी शादी जब हुई थी तो शादी के 2 महीने बाद उसका पति मर गया था। उसी वजह से सास चिड़िया रानो चिड़िया को मनहूस कहती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन छोटी बहू बहुत अमीर परिवार की थी और बहुत नखरे वाली थी। फिर भी सास चिड़िया अपनी छोटी बहू का बहुत ज्यादा प्यार करती थी। रानो जल्दी इधर आ, कहाँ मर गई हो? जी माँ जी, कुछ कहना है आपने? तुम्हें अच्छी तरह पता है ये मेरे खाने का टाइम है, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी चूल्हे पर नहीं चढ़ाया। सासू माँ, घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। मैं सुबह सुबह बाजार गई हूँ और सब्जियाँ लेकर आई हूँ। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जा और मेरे लिए कुछ बना कर ला। सासू माँ, मैं अभी आपका खाना बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद छोटी बहू उठकर आती है। आ गई मेरी प्यारी बेटी उठकर। जी सासू माँ, बहुत भूख लग रही है। सासू माँ रसोई में रानो को आवाज लगाती है। रानो जल्दी कर, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। अपने पंख तेज चला। रानो चिड़िया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो खाना बनाकर पहले अपनी सासू माँ और छोटी बहू को परोसती है। और जब रानो चिड़िया खाना खाने लगती है तो उसकी सास उसे जली कटी सुनाने लगती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो हमारे घर। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि अपने बेटे की मौत के बाद फिर भी तुम्हें घर रखा हुआ है। कोई और होता तो अभी तक तुम वीरान जंगल में बैठी होती। थोड़ी देर बाद छोटी बहू अपनी साड़ी लेकर आती है और रानो से कहती है, जल्दी से मेरी साड़ी इस्त्री कर दो, मुझे पार्टी में जाना है। जब मैं सब्जी काट रही थी तो मेरे पंख पर चाकू लग गया। आप अपनी साड़ी खुद इस्त्री कर लो। छोटी बहू जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को बताती है। सास गुस्से में रानो चिड़िया के पास आती है और उसे ताने देने लगती है। कितनी हड हराम हो तुम, बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं तुम्हें। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के सारे काम करने होंगे तुझे। जल्दी जा और ये साड़ी इस्त्री करके ला। रानो चिड़िया का पंख घायल था, लेकिन फिर भी वो साड़ी इस्त्री करने लगती है। इस्त्री तेज हो जाने के कारण साड़ी जल जाती है। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी इतनी सुंदर साड़ी जला दी। सासू माँ, अभी इसको घर से निकालें। मैं अपने मम्मा पापा को कॉल करती हूँ, हम कोई और नौकरानी रख लेंगे। लेकिन अब मैं इस रानो को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों सास और छोटी बहू रानो चिड़िया को धक्के देकर घर से निकाल देती। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के घर जाती है। क्या हुआ रानो बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? फिर रानो हरियाली तोती को सारी बात बताती है। तुम्हारी सास को पता नहीं अपनी छोटी बहू में क्या दिखता है, हर समय बस उसी के गीत गाती है। क्योंकि वो अमीर परिवार से है, उसके घर वालों ने उसके पति को अच्छी जॉब पर लगा दिया। लेकिन मैं तो मनहूस हूँ, मैंने तो अपने ही पति की जान ले ली। रानो बहन, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जितनी दयालु आप हो, जितनी मेहनती हो, जंगल का हर पक्षी आपकी तरह बनना चाहता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। दूसरी तरफ छोटी बहू के घर वाले एक नौकरानी उसके घर भेज देते हैं, जो सारे काम करती है। सासू माँ तो अब बहुत खुश थी। एक दिन जब नौकरानी घर आती है तो सासू माँ कहती है, जाओ, जल्दी जाओ और बर्तन धो कर आओ। तभी नौकरानी को छोटी बहू आवाज देती है, जल्दी से यहाँ आओ और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। बेटा, पहले वो बर्तन धो दे।
सासू माँ, क्या आप भी बर्तनों के पीछे ही पड़ गई हैं? इतना सा काम तो आप खुद भी कर सकती हैं, पर नहीं, हर दिन बस बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। बेटा, अब इस उम्र में मुझसे भला कैसे काम हो सकता है? फिर अपना मुंह भी बंद ही रखा करें। इस तरह रोज किसी न किसी बात पर छोटी बहू अपनी सास को कोई ना कोई बात सुना देती और सास भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका बेटा तो सुनता ही सिर्फ अपनी पत्नी की था। एक दिन छोटी बहू अपने पति से कहती है, मैं अब तंग आ गई हूँ यहाँ के माहौल से। हर वक्त तुम्हारी माँ मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। मैंने अपने पापा से बात की है, उन्होंने कहा है कि तुम दोनों शहर आ जाओ। मैं कल सारी पैकिंग कर लूंगी और परसों हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। क्या माँ इस बारे में जानती है? मुझे तो उनके मुँह लगने का कोई शौक नहीं है, तुम खुद ही बता देना। फिर रात को बेटा अपनी माँ को बताता है, बेटा, तुम दोनों चले जाओगे तो पीछे मुझे कौन संभालेगा? माँ, अभी आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि कोई काम ना कर सके। खाना पकाना और सफाई करना तो कर सकती हैं, और कौन सा काम है? पैसे मैं आपको भेजता रहूँगा। सासू माँ अपने बेटे को बहुत समझाती है, लेकिन उसका बेटा उसकी एक नहीं सुनता और वो दोनों पति पत्नी शहर चले जाते हैं। कुछ दिन तो सासू माँ सारा काम खुद करती हैं, लेकिन कमजोरी हो जाने के कारण उनको जल्द ही बुखार हो जाता है। फिर वो हरियाली के घर जाती है। वहाँ अपनी बहू रानो चिड़िया को देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे बीमार लग रही हैं? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं और बहुत भूख लग रही है। हरियाली के जाने से पहले रानो चिड़िया रसोई में जाकर खाना प्लेट में डालती है और सासू माँ को देती है। आप ये खा लें, आपने मुझे बता दिया होता, मैं आपके पास आकर आपके काम कर देती। रानो की सास रोने लग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें मनहूस कहा और छोटी बहू का ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसने तो मेरा जरा भी ख्याल ना रखा। मेरे बेटे को लेकर शहर चली गई और तुम, जिसके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, तुम अभी भी मेरी चिंता करती हो। माँ जी, पुरानी बातों को भुला दें, आप ये खाना खा लें, फिर मैं आपको दवा ला कर देती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। बेटी, अपने घर वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं हो सकती। फिर रानो चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।